नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉप्स एडू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं आपसे, जिसमें आज हम ये देखेंगे कि एसएससी के जो एग्ज़ाम हैं, एसएससी के जो पेपर होते हैं, वो आप किस तरीके से कम टाइम में आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। क्योंकि देखो, बहुत एक पंचवर्षीय योजना बनाने की तो ज़रूरत है नहीं। आपको जो भी एग्ज़ाम लेना है, आप जो भी एग्ज़ाम आपको पढ़ाई करनी है, उस एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए चाहिए क्या? उस एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए चाहिए तीन चीज़ें। पहला, आपने पूरा सिलेबस किया कि नहीं किया। दूसरी चीज़ कि क्या आपने जो सिलेबस किया उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए या नहीं लगाए। और इन दोनों के साथ साथ में क्या आप ऑनलाइन टेस्ट पेपर लगा रहे हो या नहीं। अगर आपने इन तीन चीज़ों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से किया तो आप ये मानिए कि आप जो भी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हो वो बहुत ही कम टाइम में आप उसे अचीव कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो अब यहां से हम ये लोग ये देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो भी एसएससी के एग्जामिनेशंस होते हैं, मेनली जो एग्जामिनेशंस होते हैं, उसको किस तरीके से आप कम टाइम में इसको अचीव कर सकते हैं। तो देखते हैं जरा। जब आप एसएससी के बारे में सोचते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में सोचते हैं, तो पहली चीज क्या आती है? पहला पड़ाव क्या आता है? प्री। हाँ भाई, मालूम है कि पहला पड़ाव आता है आपका फॉर्म। आप फॉर्म सबमिट करते हो, लेकिन उसके बाद से देना क्या है आपको? उसके बाद से आपको देना होता है प्री। जब आप प्री दे लेते हो तो क्या देना होता है? मेंस। और उसके बाद से फिर क्या हो जाता है? आपका सिलेक्शन। क्या होता है? आपका सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए सिर्फ बोल देने से या मेरे यहां लिख देने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़नी पड़ेगी मैथ्स, आपको पढ़नी पड़ेगी रीजनिंग, आपको पढ़नी पड़ती है इंग्लिश, आपको पढ़नी पड़ती है जीके जीएस। तो यहां पे आप देख रहे हो कि एसएससी के एग्जामिनेशन में सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और दिल्ली पुलिस के भी एग्जामिनेशंस आपके एक ही सिलेबस से ये सब का सब कवर होता है। ठीक है, तो आइए जरा, जब आप एसएससी की बात करते हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका जो प्री एग्जाम है, आपके प्री एग्जामिनेशन में क्या आता है? आपका मैथ आता है। अब मैथ्स के लिए आपके पास होता क्या है? अर्थमेटिक और एडवांस। क्या होता है आपके पास? आपके पास क्या होता है मैथ्स में? अर्थमेटिक और एडवांस, ये दो पार्ट आते हैं। अब मैथ्स को वीक अगर कोई बच्चा है तो उसको सबसे पहले क्या शुरू करना चाहिए? उसे सबसे पहले टेबल और इसके साथ में स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ में स्क्वायर और प्लस इसके साथ में क्यूब। देखो, जब आप ये तीन चीजें मैक्सिमम याद कर लेते हो तो एक आपके जो नंबर्स का डर होता है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। आपको डिविजिबिलिटी याद होनी शुरू हो जाती है कि कौन से नंबर्स किस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं। आपको नंबर्स देख करके डर नहीं लगता है कि 12,556 12 से कैसे डिवाइड होगा। ये रोल किसका है? ये रोल होता है हमारे टेबल का, स्क्वायर का, क्यूब का। अब बात ये आती है कि आप अपने इन सारे सेक्शंस को किस तरीके से तैयार करो। तो ध्यान से देखो, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करो? डे वन उठाओ। जैसे यहां पे अगर मैं आपको लिखता हूं कि डे वन आपने उठाया, और आप बहुत ज्यादा नहीं, सपोज करो कि आपको सिर्फ ये मान लो कि आपको 10 तक का टेबल आता है, तो आप क्या करो? डे वन में सिर्फ और सिर्फ यहां पे 11 और 12 का टेबल याद करो। किसका? 11 और 12 का। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सपोज करो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 तक का स्क्वायर आता है। कहां तक? 5 तक का। तो आपको क्या करना है? स्क्वायर जो याद करना है, क्या करना है? स्क्वायर जो याद करना है वो 6 और 7 का। ये डे वन हुआ। एक एक स्टेप को आगे बढ़ना, बहुत ज्यादा भागना नहीं भीड़ में कि सब के सब सेलेक्ट हो रहे हैं, आप भी हो जाओगे, लेकिन जब पढ़ोगे तब तो ध्यान देना यहां पे। और स्क्वायर याद किया, अब क्यूब उठाया। सपोज करो कि आपको क्यूब भी सिर्फ 5 तक का आता है, तो आप क्या करेंगे? आप यहां पे उठा लोगे 6 और 7 का क्यूब। अब देखो, ये लग रहा होगा कि यार ये एक दिन में इतना कैसे? तो ये बताओ, एक दिन में तो आप बड़े नहीं हो गए ना, एक दिन में आपने ग्रेजुएशन करी होगी, तो एक एक दिन को ही टारगेट लेके चलो। फिर डे 2, डे 3 आप ये देखेंगे कि जो डेली की इंप्रूवमेंट है वो आपकी लाइफ कहां से कहां तक आपको छोड़ देगी। ये चीजें ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? तो यहां पे ये जो भी आपको कंडीशंस दी जा रही हैं वो किसके लिए है? मैथ्स के लिए, ताकि आपके मन से मैथ्स का जो डर है वो खत्म हो जाए। चैप्टर्स तो आपको पढ़ने ही है, लेकिन चैप्टर्स पढ़ने से पहले, कोई भी चीज शुरू करने से पहले आप अपनी इन बेसिक्स को जरूर कंप्लीट कर लेना। मतलब क्या है कि डेली बेसिस पे आपको 30 मिनट अपनी कैलकुलेशन पे देनी है। ये ध्यान रखिएगा, 30 मिनट किस पे देनी है? अपनी
कैलकुलेशन पे। आप ये खुद देखेंगे कि आपकी जो मैथ्स है, आपको जहां कुछ नहीं आता था, आपको 100 डे तक जाते जाते किस तरीके से आप उस अचीवमेंट को अपने पास बुला लेते हो। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका इंग्लिश का। जब आप इंग्लिश सब्जेक्ट को देखते हो तो सबसे ज्यादा क्या डर लगता है? तो इंग्लिश में चलो ग्रामर तो छोड़ दो, बच्चे की पहली प्रॉब्लम ये होती है कि वोकैब याद ही नहीं हो रही। कोई बात नहीं, सबको नहीं याद होती। हमेशा याद रखना कि एग्जाम के पहले आप 1000 से लेकर के 1K से लेकर के 1500 तक की वोकैब प्री और मेंस तक के लिए, 1 से लेकर के 1500 तक, सिर्फ और सिर्फ 1000 से लेकर के 1500 वोकैब का टारगेट लगाना, जिसमें एंटो, साइनो और ये आपके 1-1 सब्स्टिट्यूशन, ये सब के सब हो। अब याद कैसे करोगे? पहला टास्क ये आता है कि सर ये याद नहीं होते। कोई बात नहीं, नहीं याद होता है मेरे भाई, तो आप एक छोटा सा काम करके देखना, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। सपोज करो आपने एक दिन के अंदर 10 वोकैब पढ़ी। क्या पढ़ी आपने? 10 वोकैब आपने पढ़ ली। जैसे ही आपने 10 वोकैब करी तो अगले दिन वापस से ये देखो कि इसमें से कितनी याद है। तो अगर आपने कभी थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ी है तो आपको कुछ चीजें याद रहेंगी। मान लो कभी नहीं पढ़ी तो विश्वास मानिए कि इसमें से आप लगभग 6 वोकैब भूल जाओगे। यहां से आप जो 6 वोकैब है वो भूल जाओगे। इन 6 वोकैब को क्या करो? अलग सेग्रीगेट कर लो। इन 10 को आपने पढ़ा, इन 10 को, इस 6 को क्या करो? अलग एक पेज पे लिखो। डे 3 पे जाओ। फिर डे 3 पे जैसे ही आप इसको रिवाइज करोगे, डे 3 पे जैसे रिवाइज करोगे तो इसके लिए क्या होगा कि जैसे ही आपने 6 वोकैब याद करी तो 6 वोकैब को वापस से जब देखोगे तो आप विश्वास मानो कि मुश्किल से 4 वोकैब ऐसी रहेगी जो आपको जनरली याद नहीं होगी। आप देख लेना दोस्त, तो तीसरे दिन जाते जाते आपको क्या होगा? ये आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे 4 वोकैब हैं जो आप भूल रहे हो। इन्हीं 4 वोकैब को क्या करो? अलग से लिख लो और उसको डेली बेसिस पे देखो। 4 वोकैब रिवाइज करने में कितना टाइम, जितना टाइम तुम इंस्टाग्राम की रील्स को सर्कल करने में लगाते हो, स्लाइड करने में, उससे कम टाइम लगेगा इसको देखने में, क्योंकि आप यूज टू हो गए। तो जो इंग्लिश का डर है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकलना चालू हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, साथ साथ में ग्रामर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, एक एक रूल को पढ़ते रहो। बेसिक प्रॉब्लम क्या है आपकी कि आप ना डरते हो, तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। साथ में क्या करना है, आप एक योजना या कुरुक्षेत्र में से कोई भी एक मैगजीन ले लो। देखो, काम की मैगजीन पढ़ना, चंपक मत पढ़ लेना, ठीक है ना? चंपक पढ़ोगे तो चंपक बन जाओगे। तो आपको क्या करना है, योजना या कुरुक्षेत्र की मैगजीन लो, एक मैगजीन लो, उसको डेली सिर्फ और सिर्फ एक पेज पढ़ो, एक पेज पढ़ो और जो जो चीजें नहीं समझ में आ रही है उसको अंडरलाइन करो। विश्वास मानना मेरे दोस्त कि आप 3 से 3 मंथ होते होते आपके मन में जो ये इंग्लिश का डर बैठा हुआ है, आपके मन में जो ये इंग्लिश का डर बैठा हुआ है वो निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको धीरे धीरे काम करना कि मैंने यहां पे 10 वोकैब लिख दी बट आपकी कैपेसिटी 5 ही है, आप 5 से शुरू करो ना। बात समझ में आ रही? मान लो आपने 6 महीने, कैलकुलेशन देखो कि अगर आपने 6 मंथ अगर आपने वोकैब पढ़ी तो यहां पे ऑन एवरेज भी अगर आपने 20 दिन की पढ़ाई कर ली होगी तो 6 मंथ में अगर आपने ऑन एवरेज 20 दिन की पढ़ाई करी तो कितने हो गए आपके पास? 120, और मल्टीप्लाई कर दो जरा इसी 10 से। आप ये देख पा रहे होगे कि यहां पे हुए कितने? 1200 वोकैब। और मैं क्या कह रहा हूं कि 1000 से 1500 के बीच की वोकैब तैयार कर लो, आपका प्री और मेंस का काम बन जाएगा। तो बहुत ज्यादा परेशान होकर के नहीं पढ़नी होती, 6 मंथ का तो टाइम लेना है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको इंग्लिश जो है वो इस तरीके से प्रोसीड करना है। अब आते हैं हम लोग रीजनिंग पे। देखो, रीजनिंग जो है इसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। वर्बल और नॉन वर्बल में से अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू लगाओ। ध्यान देना, पीवाईक्यू प्लस ऑनलाइन मॉक लगाओ, मोर देन सफिशियंट होता है रीजनिंग के लिए। इसके लिए ये नहीं कि आप गए वहां से यूपीएससी की किताब खरीद ली, बैंक की, बिल्कुल नहीं। चुपचाप से अपना चैप्टर क्लियर करो और यहां से सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू और साथ में क्या, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर लगाओ। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा और करोगे तो आप, इसका मतलब यह है कि इसके लिए इसके साथ धोखा कर रहे हो। बात आती है कि जीके जीएस कैसे पढ़ें, तो आइए थोड़ा सा जीके जीएस में बहुत इंटरेस्टिंग तरीका बताता हूं आपको। देखो, उसके पहले यहां पे देखोगे अगर कि आप यहां पे जीके जीएस को प्रिपरेशन कैसे करो, तो देखो, जो साइंस का बच्चा होता है उसको क्या करना चाहिए कि जियोग्राफी के साथ साइंस पकड़ ले वो। देखो, जियोग्राफी में अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में 25 लगाना बहुत बड़ा टास्क है। तो आप क्या करो ना, इसको सेपरेट करके देखो। तो साइंस का जो बच्चा होगा उसको क्या होता है, समझना बड़ा आसान होता है। जियोग्राफी क्या होता है?
भाई जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, सोलर सिस्टम हो गया, और साइंस भी क्या है, उसी का पार्ट है। तो जो जियोग्राफी वाला बंदा है, अगर आर्ट साइड का बंदा है तो उसे साइंस पढ़नी चाहिए, और जो साइंस का स्टूडेंट है उसको क्या पढ़ना चाहिए, जियोग्राफी। ये दो सब्जेक्ट अगर आप लेते हो तो आप ये मानो कि कम से कम नहीं तो 10 नंबर के आसपास आप अचीव कर सकते हो। साइंस में भी कितना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, अब देखो जो यहां से है, सपोज करो कोई आर्ट साइड का बच्चा है, और यहां पे भी जो बायो का जो सेक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डायरेक्टली क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहां से आते हैं। ये दोनों आपने किया। अब सपोज करो कि बिल्कुल प्योर आर्ट ग्रुप का कोई बच्चा है जिसने पॉलिटी पढ़ी है, तो जिसने पॉलिटी पढ़ी है उसके लिए क्या होता है कि हिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है ना, वो पढ़ता हुआ आ रहा है यहां पे भी और यहां पे भी, किस तरीके से पॉलिटी बनी, ठीक है, क्या क्या होता है, कब कब कौन से प्रधानमंत्री थे, क्या था, तो वही सारी चीजें तो यहां पे भी देखनी होती है ना। राजाओं की तो बात करते हैं हम यहां पे। जो इकोनॉमी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए भी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो होता है वो आसान होता है, और इको वाले बच्चे के लिए जो इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर आते हैं, ध्यान रखना, इको के साथ में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से आसान लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, इजी लगती है पढ़ने में। क्लियर है बात? तो यहां से एक वो जो बच्चा होगा इको के साथ ये अपना कॉम्बिनेशन बना के रखना हमेशा। बात आती है स्टैटिक जीके। देखो स्टैटिक जीके आप कितना भी पढ़ो, इनमें से अगर मिलता है तब तो ठीक है। आपको याद होगा कि आई थिंक, मुझे जहां तक याद है कि 2021 या 22 में पूछा हुआ था कि हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं। अब ये बताओ कि तुम जंगले और खिड़कियों को अगर रटने बैठ गए तो आपको वो चाहता है, एग्जामिनर का पहला काम यही है कि आप मुद्दे से हटो। जिस दिन तुमने खिड़की जंगले रटे उस दिन पूछेगा बताओ ताजमहल में कितने संगमरमर के पत्थर लगे हैं। अब पत्थर बैठ के याद करोगे? तो उसके डिस्ट्रैक्शन पे मत जाओ, एग्जामिनर को मन में याद करो, कह दो भैया तुम ही महान हो, हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टैटिक के पार्ट को बहुत ही होशियारी से, जितने भी आपके जियोग्राफी, साइंस, हिस्ट्री या पॉलिटी या इको के जो भी सेक्शंस हैं वहीं से स्टैटिक को भी तैयार करने की कोशिश करो। साथ में करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर एक ऐसी चीज है ना कि डेली आप न्यूज़पेपर में जो सुनते हो या उसको जो देखते हो, तो मंथली कोई भी एक मैगजीन लो, उस मैगजीन्स में बहुत ज्यादा नहीं, ये नहीं कि क्वेश्चंस के पीछे भागो, एक बेसिक स्ट्रक्चर पकड़ करके चलो। जितना आप इस करंट अफेयर में 2 नंबर के पीछे भागोगे, और मेरी बात मान करके अगर आप इंग्लिश की वोकैब या मैथ्स के पीछे पड़ गए तो ये आपका सिलेक्शन करा देगा। उतने ही आप ऑनलाइन के टेस्ट पेपर लगा लो, या फिर कोई बुक उठाई आपने एनसीईआरटी वगैरह की और यहां से सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ लिया, आपका काम आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको यह ध्यान रखना है कि किस तरीके से यहां पे ये सारी चीजें आपको करनी है। अब जब मेंस की बात आती है तो देखो, पीछे तुमने जितना पढ़ा है वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जीके जीएस, इन्हीं सब का जो एडवांस रूप है, जो भी आप यहां पे पढ़ते हो उसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जा करके आपसे मेंस का जो पेपर है वो आपसे पूछ लिया जाता है। बात समझ में? तो जब आप प्री के लिए प्रिपेयर हो जाते हो, ध्यान देना कि आप एक चीज, मेरी राय मानना, कि जो प्री की तैयारी कर रहा है उसे साथ साथ में मेंस की भी करनी चाहिए। अगर आप प्री और मेंस को एक साथ लेकर के चल रहे हो तो आपके जो सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, वो बाकी लोगों से कम नहीं तो 25% एक्स्ट्रा हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ये तो होता क्या है, लड़के प्री की तैयारी कर रहे हैं 4-4 साल से, उनका प्री ना निकल रहा, फिर अगर प्री गलती से भी निकल गया, गलती से भी निकलता है, बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूं, ठीक है, तो अगर गलती से प्री निकल गया तो वो हवा में रहते हैं, मेंस की तैयारी नहीं होती है, तो 2 साल फिर मेंस की करते हैं। तो आप अगर प्री के साथ साथ मेंस के क्वेश्चन पेपर देखने लग जाओगे तो आप ये मानना कि लगभग 25% ऐसा हो जाता है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है किस चीज की सेलेक्ट होने की वो बढ़ जाती है। बाकी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी ये देखिएगा कि अगर 100 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और सीट अगर 1000 बच्चों की, तो ऐसा नहीं है कि आप गधे हैं, या ऐसा नहीं है कि आपके अंदर नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट होता क्या है कि यार देखो, 1% के लिए अगर किसी ने भी दाएं बाएं कुछ सोच लिया, सपोज करो आप टिक लगाने जा रहे थे कि ये वाला या ये वाला, तब तक वो कोई लेकर के आ गया, बोल दे यार अपने एडमिट कार्ड दिखाओ, अब आप डिस्ट्रैक्ट हुए, तो 1% का होता है। बट ऐसा नहीं होता है कि आपकी किस्मत इतनी खराब है कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका प्री ना निकल रहा।
तब तो फिर अपनी किस्मत को कोसना खराब है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो भी तरीके हैं इसमें आप प्री प्लस मेंस को लेकर के हमेशा आगे की तरफ बढ़ना। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि किस तरीके से आप इस एडवांस लेवल पे जाओ। नोट्स कहीं पे भी आप किसी से भी पढ़ो, किसी कहीं पे भी रहो, नोट्स हमेशा बनाना। आधे बच्चे जो हवा में रहते हैं ना, रफ पेपर पे क्या करते हैं वो आधे बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। तो आपको रफ पेपर बनाना है यहां पे, ठीक है। रफ पेपर पे नहीं, इसको अच्छे से बनाओ नोट्स। और इसके साथ में क्लास में जब कोई टॉपिक चले तो प्रीवियस ईयर लगाते चलो। सपोज करो कि परसेंटेज है, टीचर परसेंटेज एक दिन में तो खत्म नहीं कर देगा। नाउन अगर शुरू हुआ तो एक दिन में तो खत्म नहीं होगा। सपोज करो जियोग्राफी का कोई टॉपिक हुआ, तो आपको क्या करना है कि जैसे ही कोई टॉपिक शुरू हो रहा है आपको प्रीवियस ईयर, टीचर लगवा रहा है नहीं लगवा रहा है डजंट मैटर, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है कि यहां पे जो भी चैप्टर स्टार्ट हुआ उसका प्रीवियस ईयर लगाओ और साथ में एक ऑनलाइन मॉक, ये जिस भी बच्चे ने किया है मिनिमम टाइम में वो बच्चा सेलेक्ट हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे सिलेक्शन का बहुत ही प्यारा तरीका मैं बता रहा हूं आपको। सिर्फ और सिर्फ गिन के 4 किताबें रखना प्रीवियस ईयर की, मैथ्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, जीके जीएस की। और उसके साथ में जो भी आपको अच्छा लगता है ऑनलाइन टेस्ट पेपर वो लो और लगाते जाओ, डेली लगाओ। आपके नंबर बन रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं बन रहे कोशिश करो। तो जब आप इस फॉर्मेट पे चलते हो तो आपके जो सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, मैंने आपको बता दिया है कि ये 25% है बाकी लोगों से। वरना बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि ये तो पहला साल है, हम देख रहे हैं एसएससी में आता क्या है। भाई गूगल कर लो ना, 5 मिनट में गूगल आपको बता देगा कि आता क्या है। उसके लिए 1 साल बर्बाद करना ये बुद्धिमानी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आप इस प्रोसेस से चलोगे तो आप ये मानो कि आपका जो मेंस है वो भी आपका क्वालिफाई होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, ठीक है। फिर किसी दिन मिलेंगे आपसे और आपको बताएंगे कि एक एक सेक्शंस में कहां कहां से कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको समझें। और ये अभी बिल्कुल ही एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने समझाया है आपको, ठीक है। इस फॉर्मेट को सोचना कि क्या प्री के साथ मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, तो मेरे समझ से बिल्कुल करनी चाहिए और इसी फॉर्मेट पे आप भी काम करो। बात समझ में आ रही है? वरना अगर प्री निकल गया तो कितना ही टाइम मिलता है मेंस के लिए। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा प्री को ध्यान में रखो, मेंस को टारगेट करो और एक पोस्ट चाहिए होती है, सीट 1000 आए या 1 आए। क्लियर है? तो ऑल द बेस्ट दोस्तों। फिर किसी वीडियो में आपको ये समझाएंगे कि हर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए ज्यादा आते हैं। क्लियर है? चलो फिर, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।